मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जौहर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। 65 की जंग भुट्टो ने पाकिस्तानी जर्नलों को एक्सपोज करने के लिए करवाई। जंग बंदी मुआहदे के बाद भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री खुशी से मर गए। 65 की पाक भारत जंग के बारे में ये बातें आपने कम ही सुनी होंगी। चैनल पर खुश आमदीद। आज हम 65 की पाक भारत जंग पर बात करेंगे। ये एक अजीब ही जंग थी। मजे की बात यह है कि दोनों फौजें कोई खास इलाका फतह नहीं कर सकी, लेकिन दोनों मुल्कों ने फतह का ऐलान किया। जंग बंदी मुआहदे करने के बाद दोनों मुल्कों की आवाम नाराज हुई कि जीती हुई जंग मेज पर हार गए। जंग बंदी मुआहदा साइन करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री रोस में ही मर गए। इस पर बहुत सी अफवाहें फैलाई गईं। दूसरी तरफ अयूब खान का जीवाल मुआहदे से शुरू हुआ। भुट्टो, जो अयूब खान को डैडी कहते थे, उन्होंने अयूब खान पर कश्मीर बेचने का इल्जाम लगा दिया। गरज इस एक जंग ने बहुत कुछ बदल दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ नई बातें कर रहे हैं जो आज तक कम ही की गई। सबसे पहले हम 65 के इंटरनेशनल सियासी माहौल पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि आलमी सियासत में इस वक्त क्या हो रहा था। दोस्तों, दूसरी अजीम जंग के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान आलमी कंट्रोल की सर्द जंग शिद्दत से जारी थी। दुनिया मगरबी और सोवियत ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा ममालिक को अपने ब्लॉक में शामिल किया जाए। इस मकसद के लिए छोटे ममालिक को खुलकर फौजी और माशी इमदाद दी जा रही थी। दोनों ताकतों की यह ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान और भारत दोनों उनके ब्लॉक में शामिल हों। सन 55 में सोवियत ब्लॉक ने अमेरिका को वियतनाम की जंग में फंसा लिया, जो 20 साल चलती रही। ऐसे में अमेरिका को जनूबी एशिया में मदद की जरूरत थी, जो पाकिस्तान ने खुल कर दी। अमेरिका की शदीद ख्वाहिश थी कि भारत भी अमेरिका की मदद करे, लेकिन भारत ने न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई रखी। पाक भारत जंग के सूरत में अमेरिका के न्यूट्रल रहने की उम्मीद थी, क्योंकि वो किसी सूरत भारत को नाराज नहीं कर सकता था। सोवियत यूनियन की ख्वाहिश थी कि एशिया के ममालिक जैसे कि पाकिस्तान मगरबी ब्लॉक के खिलाफ इसका साथ दे, मगर पाकिस्तान के मगरबी ब्लॉक में शामिल होते ही सोवियत यूनियन ने खुलकर भारत का साथ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की। पाक भारत जंग की सूरत में वाज़ेह था कि सोवियत यूनियन भारत की भरपूर मदद करेगा। चीन और भारत के ताल्लुकात शुरू में अच्छे थे, लेकिन सरहदी इख्तिलाफात की वजह से खराब हो गए। यहाँ तक कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिसमें भारत को शर्मनाक शिकस्त हुई। इस जंग के बाद मगरबी और सोवियत ब्लॉक दोनों ने भारत की भरपूर फौजी मदद की। पाक भारत जंग की सूरत में वाज़ेह था कि चीन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की मदद करेगा। अब हम भारत और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का जायजा लेते हैं। आज़ादी के साथ ही भारत को बरतानवी राज से एक मजबूत हुकूमती मशीनरी मिली, जबकि पाकिस्तान इससे महरूम था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास हुकूमती तजर्बा मौजूद था, जबकि लीगी लीडरों को हुकूमत का कोई तजर्बा नहीं था। नेहरू की क़ियादत में भारत में मजबूत जमहूरी रवायात और मजबूत माशी तरक्की का सफ़र जारी रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान हमेशा सियासी या माशी बहरान का शिकार रहा, यहाँ तक कि मार्शल लॉ लग गया। भारत ने आलमी सतह पर न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई और कमाल महारत से मगरबी और सोवियत ब्लॉक दोनों से फ़ायदे हासिल किए, मगर पाकिस्तान को अपनी माशी और फौजी ज़रूरियात के लिए मगरबी ब्लॉक का हिस्सा बनना पड़ा। इस वजह से पाकिस्तान को सोवियत यूनियन की दुश्मनी मोल लेनी पड़ी। भारत ने फौजी तरक्की पर तवज्जो नहीं की, जिसकी वजह से इसको चीन से शर्मनाक शिकस्त हुई, मगर अमरीकी मदद से पाकिस्तानी फौज को अच्छा साजो सामान मिला। इसके बाद भारत ने अपनी फौजी ताकत बढ़ाना शुरू की, जिसमें मगरबी और सोवियत ब्लॉक दोनों ने इसकी मदद की।
भारत में अवामी सतह पर चीन से शिकस्त के बाद मायूसी की कैफियत थी और भारतीय फौज पर शदीद दबाव था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अयूब खान के मार्शल लॉ के बाद तेजी से तरक्की हुई, जिसकी वजह से अवामी एतमाद मजबूत था। अंदरूनी सियासत के मामलात में भारत मजबूत सियासी और माशी बुनियाद पर खड़ा था और फैसला साजी के मामलात जमहूरी निज़ाम के तहत चल रहे थे। साथ ही फौजी तरक्की भी शुरू हुई, जिसमें भारत एक मजबूत मुल्क बन गया। अंदरूनी सियासत के मामलात में अगरचे पाकिस्तान एक मजबूत माशी मुल्क बन रहा था, लेकिन गैर जमहूरी हुक्मरानी की वजह से फैसला साजी सिर्फ चंद अफराद तक महदूद। अब हम कश्मीर के सियासी माहौल पर बात करते हैं। कश्मीरी मुसलमानों ने तकसीम के बाद ही तहरीक आज़ादी शुरू कर दी थी। इस तहरीक की मदद के लिए पाकिस्तान ने कबायली लश्कर भेजे और दूसरी तरफ भारत ने अपनी फौज उतार दी। इसके नतीजे में पहली पाक भारत जंग हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी करवाकर वोट के जरिए कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला करने को कहा। नेहरू ने कई बार वादा किया कि कश्मीरी वोट के जरिए अपना फैसला खुद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मगरबी ब्लॉक में शामिल होने पर भारत अपने वोट के वादे से मुकर गया। यूं कश्मीर में एक सियासी तहरीक का आगाज हुआ जो कि 60 की दहाई में अपने उरूज पर पहुंच गया। ऐसा मालूम होता था कि कश्मीर अब आज़ादी के बहुत करीब है। इसी माहौल को देखते हुए पाकिस्तान ने फैसला किया कि कश्मीर को फौजी ताकत से आज़ाद कराया जाए। अब कभी नहीं के अल्फाज गर्दिश करने लगे। अब हम पाकिस्तान और भारत के कश्मीर में सियासी और जंगी मकासद पर नजर डालते हैं। चीन भारत जंग के बाद पाकिस्तान को ये एहसास हुआ कि कश्मीर के मसले को दुनिया में उजागर किया जाए और ऐसा माहौल बनाया जाए जो कश्मीर के मसले को हल की तरफ ले जाए। दूसरी तरफ भारत का सियासी मकसद ये था कि कश्मीर पर मौजूदा हालत बरकरार रहे और वहाँ आज़ादी की जिदोजहद को मुकम्मल तौर पर दबा दिया जाए। जंग के जरिए पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को जंग की शक्ल दी जाए, जिससे दुनिया की तवज्जो कश्मीर की तरफ हो। लेकिन हर मुमकिन कोशिश की जाए कि जंग कश्मीर तक ही महदूद रहे और इंटरनेशनल सरहद पर जंग ना हो। याद रहे कि पाकिस्तानी फौज की इंटरनेशनल सरहद पर जंग की तैयारी नहीं थी। दूसरी तरफ भारतीय फौज का मिशन ये था कि पहले तो कश्मीर में पाकिस्तानी फौज को रोका जाए और दूसरी तरफ अपनी मर्जी का मुहाज खोलकर पंजाब के शहरों जैसे कि सियालकोट और लाहौर को फतह किया जाए। अब हम इन वाकयात पर एक नज़र डालते हैं जो पाक भारत जंग का सबब बने। अप्रैल 65 में रनकुच के मकाम पर पाकिस्तानी और भारतीय फौज में शदीद लड़ाई हुई, जिसमें भारतीय फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के नतीजे में एक तरफ पाकिस्तानी फौज को ये एतमाद मिला कि भारत को हराया जा सकता है, दूसरी तरफ भारत ने बदला लेने का मुतालबा शिद्दत पकड़ गया। मई 65 में भारतीय फौज ने कश्मीर में कारगिल के मकाम पर चंद अहम चौकियों पर कब्जा कर लिया। इससे पाकिस्तानी फौज की आज़ाद कश्मीर में पोजीशन गैर मुस्तहकम हो गई। 5 अगस्त को पाकिस्तान ने कश्मीर में एक बड़ी गोरिल्ला फोर्स दाखिल कर दी, जिसका मकसद था कि वो भारतीय फौज पर गोरिल्ला जंग मुसल्लत करें और कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ उठ खड़े। इसको ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया गया, लेकिन सब कुछ उम्मीद के खिलाफ हुआ। कश्मीरी लीडर और अवाम इस ऑपरेशन से मुकम्मल बेखबर थे। मकामी लोगों ने ये पाकिस्तानी फौजी पकड़कर भारत के हवाले कर दिए। ये ऑपरेशन कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सका और नाकाम रहा। जिब्राल्टर की नाकामी के बाद पाकिस्तान ने 1 सितंबर को जम्मू पर हमला किया। इस ऑपरेशन का मकसद इक्केनूर पर कब्जा करना था। पाकिस्तानी फौज ने छम्प तक का इलाका फतह कर लिया, लेकिन इक्केनूर फतह ना हो सका। इस ऑपरेशन के जवाब में भारत ने अपनी मर्जी का मुहाज खोलने का ऐलान किया और 6 सितंबर को लाहौर पर हमला कर दिया। दोस्तों, इस तरह पाक भारत जंग शुरू हुई जो 17 दिन जारी रही, लेकिन भारतीय फौज अपनी मुकम्मल ताकत के बावजूद कोई भी कामयाबी हासिल न कर सकी। आखिर 23 सितंबर को जंग बंदी हुई। आखिर में हम जंग के बाद के हालात पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह दोनों मुल्क अपने मकासद में नाकाम रहे। पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर में कोई खास कामयाबी हासिल नहीं की, जबकि भारतीय फौज पंजाब में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। इसकी वजह दोनों तरफ के सीनियर अफसरों की नातजुर्बाकारी थी। सोवियत यूनियन ने जंग बंदी मुआहिदा करवाया, जिसके लिए पाकिस्तान के सदर अयूब खान और भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए। हैरानकुन तौर पर मुआहिदे पर दस्तखत करने के कुछ ही घंटों बाद लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। इस मुआहिदे को पाकिस्तान में जीती जंग टेबल पर हारना कहा गया। जुल्फिकार भुट्टो ने अयूब खान पर कश्मीर बेचने का इल्जाम लगाया।
یہاں سے ایوب خان کا زیوال شروع ہوا اور وہ 3 سال بعد حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب بعد میں بھٹو سے کشمیر جنگ شروع کرنے میں ان کے کردار کے بارے میں سوال کیا گیا تو بھٹو نے جواب دیا کہ میں جانتا تھا کہ پاکستانی فوج کبھی بھی جنگ نہیں جیت سکتی، لیکن اس جنگ سے جرنیلوں کی طاقت ضرور کم ہوگی، اس لیے میں نے مارشل لا ختم کرنے کے لیے جنگ کروائی۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔